स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी इनकम टैक्स की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, बहुत यूज़फुल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जो लोग नेट का एग्ज़ाम लगा रहे हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स वाला एग्ज़ाम, उनके लिए। ठीक है, सो आज का पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें पहले पॉइंट में लिखा है एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट यूज फॉर मोर देन 180 डेज। कहता है कि प्लांट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा अगर 180 दिन से ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो हमें पता है कि प्लांट पे जनरल डेप्रिसिएशन 15% होता है, पर अगर नया प्लांट खरीदा जाए और नए प्लांट को खरीद के यूज़ किया जाए तो उस पर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है। तो आपका फर्स्ट जो है वो इस 20% से जाके मैच हो जाएगा, यानी फर्स्ट जो है वो सामने ई से मैच हो रहा है। इसके बाद है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर ऑफ इनकम फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल बीइंग सीनियर सिटीजन। अगर कोई रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, तो उसके लिए जो बेसिक लिमिट है वो 3 लाख है। वैसे बेसिक लिमिट 2.5 लाख है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक लिमिट 3 लाख रुपए की है। तो सेकंड आपका जाके सी के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है रेट ऑफ टैक्स फॉर एलएलपी। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिनको फर्म की कैटेगरी में रखा जाता है। तो फर्म्स के ऊपर और एलएलपी के ऊपर टैक्स की रेट होती है 30%। सीधा उनकी इनकम कितनी ही हो, सीधा 30% टैक्स लगता है। तो इसका ये जो है ये डी से मैच हो जाएगा। तो आपका थर्ड जाके डी के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन फॉर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आजकल 40% डेप्रिसिएशन अलाउेबल होता है। तो आपका ये फोर्थ जाके ए के साथ मैच हो जाएगा। पांचवा वैसे ही बच जाता है, इसमें से बी बच गया है, फिर भी देख लेते हैं। एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपका पोस्ट ऑफिस के अंदर बचत खाता है तो 3500 रुपये तक का ब्याज एग्जेम्प्ट होता है। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। तो नीचे आपको वैसे सारे ऑप्शन मिलेंगे, फिर उसमें से आप जिसमें ये ऑप्शन हो, फर्स्ट के साथ ई, सेकंड के साथ सी, थर्ड के साथ डी देख सकते हैं इधर, चौथे के साथ ए और 5 के साथ बी, ये आपका मैच हो जाएगा। ठीक है सर, ये नियम पढ़ लीजिए। पोस्ट ऑफिस में बचत खाता अगर सिंगल नाम में है तो 3500 रुपये, और पोस्ट ऑफिस में अगर बचत खाता जॉइंट नाम में है तो 7000 रुपये तक एग्जेम्प्ट होंगे। ये 2011 का एक सर्कुलर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है किस आय में से धारा 80C से 80U तक की कटौतियां नहीं मिलती है। अगर आप सैलरी इनकम कमाते हो तो उसमें से डिडक्शन ले सकते हो, यस। अगर आपकी स्पेकुलेशन इनकम है तो भी आप 80C से लगाकर 80U तक के जो डिडक्शन होते हैं, जिसको चैप्टर 6A के डिडक्शन बोलते हैं, वो ले सकते हो। धारा 111A में वर्णित अल्पकालीन पूंजीगत लाभ में से आप ये डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर आपको इक्विटी शेयर को शॉर्ट टर्म तक होल्ड करने के बाद एक्सचेंज के माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचने पे STCG हुआ है, तो वो STCG 111A में कवर होता है। उस पर 15% टैक्स लगता है, उसमें से आप डिडक्शंस नहीं ले सकते। अदर सोर्स की इनकम में से भी आप डिडक्शंस ले सकते थे, तो इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, आपको याद रखना है LTCG, 111A और कैजुअल इनकम, ये 3 इनकम ऐसी है जिसमें से आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें। क्वेश्चन कहता है वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंडिविजुअल करदाता को अग्रिम कर कितनी किस्तों में जमा कराना पड़ता है। तो एडवांस टैक्स, अगर आपका टैक्स 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको 4 टुकड़ों में एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। इसका आंसर आपका 4 है। ये 4 किस्तें कब कब है, हर 3 महीने में। अप्रैल से साल शुरू होता है, अप्रैल मई जून, यानी 15 जून, फिर 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर और फिर 15 मार्च। एक बार इस टेबल को आप देख लीजिएगा, ये टेबल आपकी यहाँ पे आ रही है। इसमें कब कितना % टैक्स जमा होगा वो सारा लिखा हुआ है, सारे ड्यू डेट्स। इसके लिए आप क्या किया करें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF हमने प्रोवाइड करा रखी है, उसे आप डाउनलोड कर लिया करो। अगर नहीं हो पा रही है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद है यदि कुल आय 4,20,194 रुपये 50 पैसे हो तो राउंड ऑफ में इनकम कितनी होगी। तो ये देखना चाहता है कि आपको राउंड ऑफ का नियम पता है क्या। तो पहली बात तो जो राउंड ऑफ होता है वो 10 रुपये का राउंड ऑफ होता है, लेकिन 10 रुपये के राउंड ऑफ से पहले अगर कोई पैसा है तो पैसे आपको छोड़ देने हैं। जब आप पैसे छोड़ देते हो तो पीछे बचता है 420 194। तो आपका लास्ट डिजिट 5 रुपये या 5 से ज़्यादा हो तो आगे की तरफ राउंड ऑफ, और अगर 5 रुपये से कम है तो पीछे की तरफ राउंड ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पीछे की तरफ राउंड ऑफ होगा, तो आपका राउंड ऑफ बनेगा 420 190। जी हाँ, इसका आंसर होगा 420 190, सी इसका आंसर रहेगा। तो टोटल इनकम का राउंड ऑफ का नियम है 288A में। राउंड ऑफ हमेशा 10 रुपये का होगा, पॉइंट को छोड़ा जाएगा, 5 या 5 रुपये से आगे की तरफ राउंड ऑफ होगा, 5 से कम की दिशा में पीछे की तरफ राउंड ऑफ होगा। ठीक है, चलिए तो ये जैसे यहाँ पे है 250 709, तो जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, तो आगे की तरफ राउंड ऑफ होगा तो हो जाएगा 250 710।
250 705 है, इसमें भी ₹5 है तो आगे की तरफ राउंड ऑफ होगा 250 710। 250 703 है तो फिर राउंड ऑफ पीछे की तरफ होगा 250 700। ठीक है जी, चलिए। कौन सी आय को राउंड ऑफ किया जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम को कि टोटल इनकम को कि दोनों को? तो आपको हमेशा राउंड ऑफ टोटल इनकम को करना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए, पहले जीटीआई होता है, जीटीआई में से डिडक्शंस होते हैं, 80C से लगाकर 80U तक के डिडक्शन होते हैं। डिडक्शन हटाने के बाद टीआई आता है। तो आपको जो राउंड ऑफ करना है, वो जो भी राउंड ऑफ होता है ₹10 का, वो आपको टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है। तो ये आपको याद रखिएगा, जीटीआई कभी भी राउंड ऑफ नहीं होती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। क्वेश्चन है, निजी चिकित्सालय बिलों की प्रतिपूर्ति कहाँ तक या किस राशि तक कर मुक्त होती है? 8000 तक, 0 तक, 20000 तक या 25000 तक? रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स ऑफ अ प्राइवेट हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट अप टू। कहानी क्या है? कहानी है कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का नाम है आकाश, ठीक है, ये नौकरी करता है XYZ लिमिटेड में, ठीक है। ये आकाश बीमार हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो इसका मान लीजिए कि इसका वहाँ पे एक 25,000 का बिल आया। 25,000 का बिल आया। आकाश ठीक होने के बाद अपने बॉस के पास गया, वो बिल दिखाए और कंपनी ने इसके 25,000 रुपये वापस कर दिए। तो इसे हम बोलेंगे मेडिकल बिल का रीएम्बर्समेंट। एक ज़माने में एग्जेम्प्ट हुआ करता था लेकिन अब वो एग्जेम्पशन हटा दी गई है। एक ज़माने में 15,000 तक एग्जेम्प्ट होता था, अब एग्जेम्पशन का ये नियम हटा दिया गया है, अब 0 एग्जेम्पशन है, ठीक है। मैं एक बार आपको नियम बता देता हूँ, देखिए। फाइनेंशियल ईयर 18-19 से ये जो बेनिफिट था इसके बदले में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई है। 2 कटौतियाँ आपकी बंद कर दी गई, या 2 कटौतियाँ, एक आपको मिलती थी मेडिकल बिल रीएम्बर्समेंट की कटौती और एक आपकी होती थी ट्रैवलिंग अलाउंस की कटौती, जिसमें आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए आपको 1600 रुपये प्रति माह की कटौती मिलती थी। तो ये दोनों कहें डिडक्शन कैंसिल कर दी गई। उसके बदले में पहले 40,000 की फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई, आजकल वो 40,000 वाली लिमिट 50,000 हो गई है। अब सीधे आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, मेडिकल बिल के रीएम्बर्समेंट के संबंध में अब कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं। गत वर्ष में बकाया किराया 1 लाख रुपए प्राप्त हुआ, इसमें से डैश डैश राशि की मानक या वैधानिक कटौती मिलेगी अगर आपका एरियर रेंट रिकवर हुआ है। एरियर रेंट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई किराएदार था, ठीक है, उस किराएदार से आपको किसी मामले में डिस्प्यूट हो गया, शायद किराए को बढ़ाने का लेकर डिस्प्यूट हो गया, आपने उसके खिलाफ केस कर दिया या किसी ट्रिब्यूनल में केस किया, तो वहाँ से जजमेंट अब आया और आपको बकाया किराए के तौर पे 1 लाख रुपए मिला। तो अब इसमें एक सेक्शन आ गया है 25A, और ये सेक्शन ये कहता है कि आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। वैसे भी HP वाले चैप्टर में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है। नई बात यह है कि अब अगर आपको बकाया किराया मिलता है या अगर आपका डूबत किराया वसूल होता है, तो जब ये मिलेगा तब आपका 30% उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और बाकी राशि टैक्सेबल होगी। तो अगर इसने पूछा कटौती कितनी मिलेगी तो 30% यानी 30,000 की कटौती मिलेगी, और अगर वो पूछता टैक्सेबल राशि कितनी होगी तो 70,000 टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी। एक और बात बता दूं, इस बकाया किराए की वसूली के लिए या डूबत किराए की वसूली के लिए अगर आप कोई प्रयास करते हो, उन प्रयासों पे कुछ खर्चा होता है, तो उन खर्चों की कोई अलग से डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस 30% की वन एंड ओनली सीधी डिडक्शन आपको मिलेगी। और नियम ये है
कि जिस वर्ष में रिकवरी होती है उसी वर्ष में टैक्सेबल होती है। ये एक नई सेक्शन 25A जोड़ी गई है चीज़ों को आसान करने के लिए। श्री रजत जिनकी आयु 40 साल है, पूरी तरह से अंधे हैं। इस बात का इंपॉर्टेंस है कि वो अंधे हैं और पूरी तरह से अंधे हैं, तो उन्हें ATU में कटौती कितनी मिलेगी? 1.25 लाख रुपए की। ठीक है। वैसे जो हैंडीकैप पर्सन होता है उसे 75,000 तक की कटौती मिलती है। नियम क्या है? अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से लेके 80% तक है, 40% से लेके 80% तक है, तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 80% से ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं सीवियर डिसेबिलिटी। तब उसके केस में आपको 1,25,000 की कटौती मिलेगी। कौन सी बीमारियां हैं? अंधापन यानी ब्लाइंडनेस, कम दिखाई देना लो विज़न, बहरापन यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट, पागलपन यानी मेंटल रिटार्डनेस, दिमागी बीमारी मेंटल इलनेस, कुष्ठ रोग, गति संबंधी विकलांगता, लोको मोटर डिसेबिलिटी। इसमें साफ लिखा है कि अगर आपकी विकलांगता या असमर्थता 40% है या उससे ज़्यादा है और 80% तक है तो 75,000 रुपये का डिडक्शन है, और अगर ये असमर्थता 80% से ज़्यादा है तो वो सीवियर या गंभीर असमर्थता होती है और 1.25 लाख की कटौती मिलती है। ठीक है। चलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में यदि बैंक में FD पर ब्याज की रकम इतने रुपए से ज़्यादा हो तो TDS काटेगा। यानी अगर आपके बैंक में FD है, FD पे आपका ब्याज बनता है, अगर वो ब्याज 40,000 से ज़्यादा है तो बैंक आपका 10% के हिसाब से TDS काटेगा। तो आपको ये मॉनेटरी लिमिट याद रखनी है कि 10% TDS अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा है। अगर सीनियर सिटीजन है तो ब्याज 50,000 से ज़्यादा होने पे TDS होता है, बाकी मामलों में 40,000 से ज़्यादा होने पे होता है, और अगर बैंक के अलावा ब्याज का कोई मामला है तो 5,000 से ज़्यादा होने पे TDS होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, अलग अलग लिमिट है एक नियम के अंदर ही। ये आपका सेक्शन है 194A। अगर प्रतिभूति के अलावा जो ब्याज होता है, सिक्योरिटीज़ के अलावा भी आपको ब्याज मिलता है, तब ये नियम लागू होता है। तो अगर ब्याज का भुगतान बैंक कर रहा है FD पे या RD पे और 40,000 से ज़्यादा कर रहा है तो TDS कटेगा, बाकी सारे मामलों में 5,000 कटेगा, और बैंक हो और सीनियर सिटीजन का मामला हो तो 50,000 का मामला है। ठीक है। और 10% TDS की रेट होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। XYZ आर लीगल हेयर्स ऑफ जेड। X और Y जेड के कानूनी वारिस हैं या उत्तराधिकारी हैं। जेड की 2023 में मृत्यु हो जाती है। X और Y साझेदारी में प्रवेश किए बिना अपने व्यवसाय को जारी रखते हैं। यानी एक फादर होते थे, फादर के 2 बच्चे थे, X और Y उनके नाम थे। फादर जाते रहे, उसके बाद उन दोनों बच्चों ने पार्टनरशिप में एंटर नहीं हुए, पर दोनों ने मिलकर व्यापार को जारी रखा। तो अब इस व्यापार की जो इनकम होगी उसका असेसमेंट कैसे होगा? तो उसका असेसमेंट होगा BOI के तौर पे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के तौर पे। ये पार्टनरशिप कर लेते तो फर्म कहलाते, लेकिन ऐसा नहीं है। LLP भी नहीं है ये व्यक्तियों का समूह नहीं। जब नेचुरल पर्सन आपस में जुड़ते हैं, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, AOP होती है, उसमें तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होती है उसमें केवल इंडिविजुअल्स होते हैं। तो नेचुरल पर्सन मिलकर जब ग्रुप बनाते हैं या ग्रुप बन जाता है तो BOI के तहत टैक्सेशन होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक बार आप समझ लीजिए कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होती है। AOP में तो क्या होता है, जो आपके पर्सनस होंगे वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, HUF हो सकते हैं, फर्म हो सकते हैं, कंपनी हो सकते हैं, जो किसी एक खास पर्पज से इकट्ठे होते हैं विलफुली। यहाँ विलफुली ये लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, यहाँ लॉ ऑपरेट होने से, कानून के लागू होने की वजह से एक तरह से उनको साथी या जोड़ीदार मान लिया जाएगा, और इनका असेसमेंट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की तरह होगा। उसमें केवल नेचुरल पर्सन से, यानी नेचुरल इंडिविजुअल्स ही मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 डेफिनेशन ऑफ इनकम। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसकी जो धारा 224 है उसमें इनकम को डिफाइन किया गया है। ये कहता है कि वो डेफिनेशन कैसी है, इंक्लूसिव नेचर की, एग्जॉस्टिव नेचर की, एक्सक्लूसिव नेचर की या डिस्क्रिप्टिव नेचर की। तो मैं बताऊँ, इनकम का वो जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव नेचर का है। उसमें बताया गया है कि आय में शामिल है ये भी, दैट इज़ आय में शामिल है सैलरी से इनकम, बिजनेस से होने वाली इनकम, कैपिटल गेन से होने वाली इनकम, इस तरह से बताई गई है। तो उसका जो नेचर है वो इंक्लूसिव नेचर का है। उसमें दुनिया में लाखों तरह की इनकम्स हो सकती हैं, तो सभी के नाम नहीं लिखे हुए हैं। अगर सबके ही नाम लिखे होते तो हम कहते हैं एग्जॉस्टिव है। तो उसमें वो जो नेचर है डेफिनेशन का वो इंक्लूसिव नेचर है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉपीराइट।
तो जो कॉपीराइट होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स पे 25% रेट होती है, सामने से 25% देख के मिला लेना। तो आपका पहला जाके सी के साथ मिल गया। टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर फर्म्स एंड एलएलपीज है, हमने अभी देखा था। फर्म और एलएलपी पे टैक्स की रेट 30% होती है, तो ये आपका जाके ई के साथ मैच हो जाएगा। और फिर कहता है मॉनेटरी लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जो मनोरंजन भत्ता मिलता है उस पर उनको 5,000 तक की कटौती मिल सकती है। तो 5,000 इसका आंसर आएगा। तो ये आपका थर्ड जो है वो आपका डी के साथ जाके मैच हुआ। -% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बिफोर 15 दिसंबर। तो आपका देखो 15 जून तक 15% है, 15 सितंबर तक 45% है, 15 दिसंबर तक आपका 75% है। तो 15 दिसंबर तक आपको 75% एडवांस टैक्स देना पड़ता है। तो ये आपका चौथा जाके बी के साथ मैच हो जाएगा। और पाँचवें में है मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। तो ये आपका जाके ए के साथ मैच हो जाएगा, पाँचों जाके ए के साथ। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से जिसमें ये हों, ये मैंने देखा ये सारे मेरे मैच हो रहे हैं, आंसर मैच हो गया है। अगला क्वेश्चन कहता है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी हाँ होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होता है, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट इस तरह का कोई हेड नहीं होता। अगर आपका एक्सपोर्ट बिजनेस है भी तो वो इनकम पीजीबीपी में जाती है, लेकिन इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट नाम का कोई हेड नहीं होता। जैसे इनकम कैजुअल इनकम नाम का कोई हेड नहीं होता। हेड आपके 5 ही हैं, 3 तो ये रहे सैलरी, एचपी, कैपिटल गेन। इसके अलावा एक हेड होता है आपका पीजीबीपी हेड। और कौन सा रह गया, पहला आपका हो गया सबसे पहले सैलरी, दूसरा हो गया एचपी, और पांचवा एक ये हो गया अदर सोर्स। ये 5 हेड होते हैं। और मैं फिर बोल दूं इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट नाम का कोई हेड नहीं होता। ये इस तरह का सोर्स हो सकता है पर इस नाम का कोई हेड नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अभिषेक रिसीव 2 लाख रुपये। अभिषेक को एजेंसी के अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने के लिए डाबर एंड कंपनी से मुआवजे के तौर पे 2 लाख रुपए प्राप्त हुए। तो हम समझ सकते हैं कि अभिषेक एजेंट था, उसको डाबर एंड कंपनी से एजेंसी मिली हुई थी। मान लेते हैं कि एजेंसी 5 साल के लिए थी, 2 साल बाद ही उसकी एजेंसी को ख़त्म कर दिया गया, जिसको बोलते हैं टर्मिनेट कर दिया गया, यानी समय से पहले एजेंसी को ख़त्म कर दिया गया। उसे 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिला। तो ऐसी राशि रूटीन में तो मिलती नहीं है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन ऐसी राशि टैक्सेबल होगी। ये समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जनरली बिजनेस के अंदर रेवेन्यू इनकम्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को देखा जाता है। जो रूटीन इनकम है और जो रूटीन खर्चे हैं उनको देखा जाता है। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शनल है कि अगर आपका एजेंसी अनुबंध टर्मिनेट हुआ या आपके सर्विस कंडीशंस चेंज हुए, उसकी वजह से अगर आपको मुआवजा मिला, तो कैपिटल रिसिप्ट होने के बावजूद ये राशि टैक्सेबल होगी। तो ये राशि कैपिटल रिसिप्ट है और टैक्सेबल है। ए सही है, बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैच द फॉलोइंग के हैं। आज काफ़ी क्वेश्चन इसके आगे। सेक्शन 139(3) किस बारे में है? ये है आपके लॉस रिटर्न फाइल के बारे में। तो सामने देखिए, तो इसका आंसर है ये वाला, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ लॉस ऑफ रिटर्न। नियम क्या है कि अगर आपको बिजनेस लॉस को, कैपिटल गेन वाले हेड के लॉस को, या स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को, या हॉर्स मेंटेनेंस बिजनेस के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपको कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग करनी होगी। सेक्शन 139(3) में कहा गया है। ICDS 6 इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। मैंने पिछले वीडियो में 10 के 10 ICDS के नाम बताए थे, वहाँ पे एक टेबल थी, वो याद कर लेना। ICDS 6 का जो संबंध है उसका संबंध है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय दरों में जो परिवर्तन होता है उसका क्या प्रभाव होता है। मैं इनको लिखता चलूँ। मेरा पहला जाके मैच हुआ था बी के साथ और दूसरा जाके मैच हुआ है ए के साथ। आगे बात करते हैं सेक्शन 80P। ये सेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डिडक्शन देता है 80P। तो दिस इज़ फॉर इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है, डिडक्शंस के बारे में। तो ये थर्ड का जाके डी के साथ मैच होगा। इसके बाद सेक्शन 59, ये एक बहुत यूनिक सेक्शन है। ये बताता है प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स के बारे में। इसमें क्या होता है कि अगर आपको पहले कोई कटौती मिली थी, कोई खर्चा था, और बाद में अगर वो वापस हो गया, मतलब ये समझो कि पहले कोई लॉस हुआ था पर बाद में उसकी भरपाई होगी, तो फिर जिस वर्ष में भरपाई होगी उस वर्ष में उसको इनकम मान लिया जाएगा। तो दैट प्रॉफिट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। सेक्शन 248 ये डिफाइन करता है जीरो कूपन बॉन्ड को।
जीरो कूपन बॉन्ड का एक और नाम होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही सस्ती रेट पे इशू किया जाता है। मान लीजिए 1,000 रुपये का बॉन्ड है, वो मात्र आपको दे दिया जाएगा 700 रुपये में। ठीक है, तो यानी क्या करना पड़ेगा, आपको 700 रुपये अभी जमा कराने पड़ेंगे और 5 साल के बाद आपको पूरे 1,000 मिल जाएंगे। इन 5 साल में आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, तो आपको वैसे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, पर आपको उसके बदले में तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको 248 में डिफाइन किया गया है। तो इससे पहले जैसे मैंने बताया, चौथा आपका मैच हुआ था ई के साथ जाके, और पांचवा आपका मैच हुआ जाके सी के साथ। तो इस तरह से आंसर बनेगा। आंसर वहाँ पे अगेन 4 ऑप्शन होंगे, मेरे पास जगह कम रहती है ऐसे क्वेश्चनों में। पहले का बी, दूसरे का ई, तीसरे का डी, चौथे का ई और पांचवे का सी। ठीक है सर, हो गया है। जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में देख लीजिए। अ डेट सिक्योरिटी दैट डज नॉट पे इंटरेस्ट, ये एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जिस पे ब्याज नहीं दिया जाता। इंस्टीड ट्रेड एट अ डीप डिस्काउंट, लेकिन इसका जो लेन देन किया जाता है वो बहुत ही भारी बट्टे पे किया जाता है। रेंडरिंग अ प्रॉफिट एट मैच्योरिटी, इससे फिर मैच्योरिटी पे यानी उसकी जब उसका टाइम आता है, उसकी परिपक्वता आती है, तब उस पर ब्याज या लाभ होता है। व्हेन द बॉन्ड इज़ रिडीम्ड फॉर इट्स फुल वैल्यू, तो मैंने जैसे एग्जांपल क्या दिया, 1,000 रुपये की चीज़ है, आपको 700 रुपये मिल जाएगी। अभी आप 700 रुपये दीजिए, 5 साल के बाद आपको 1,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो एक तरह से आपने 300 रुपये कमा लिए 5 साल में। तो नॉर्मल डिवेंचर्स के केस में आप इंटरेस्ट कमाते हैं, लेकिन इस केस में आप एक तरह से डिस्काउंट अर्न करते हैं। कंपनीज के लिए फ़ायदा ये है कि उनको अभी रकम मिल जाती है, उनको हर साल इंटरेस्ट देने का लोड नहीं रहता है। ठीक है, चलिए। मिस्टर अविनाश की कुल इनकम 10 लाख रुपए है, यानी इनकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए दे रखी है। इस पे इनकम टैक्स की राशि क्या होगी, इंक्लूडिंग सेस, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत। तो आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम की जो रेट्स हैं वो भी याद करके जानी है, और जो नया टैक्स रिजीम है उसको भी याद रख के जाना चाहिए। ये क्वेश्चन असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ही चल रहा है। इसको वैसे क्वेश्चन में साफ देना चाहिए था, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए बात चल रही है। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में मिस्टर अविनाश ने 10 लाख रुपए कमाया। अब ये है कि इसमें जो पहला 3 लाख है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो अगला 3 लाख है उस पर 5% टैक्स लगेगा, उसका अगला जो 3 लाख है उस पर 10% टैक्स लगेगा। 3 करके 9 लाख हो गए, बाकी 1 लाख बच गया। तो इस 1 लाख पे 15% टैक्स लगेगा। इस 3 लाख रुपए पे हो गया 15,000 टैक्स, इस 3 लाख रुपए पे हो गया 30,000 का टैक्स, इस 1 लाख रुपए पे हो गया 15,000 का टैक्स, टोटल हो गया 60,000 का टैक्स। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे जुड़ेगा, तो आपको 62,400 रुपये आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी दैट विल बी 62,400। ठीक है, कमेंट में मुझे आप बताना कि ओल्ड टैक्स होता तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स बनता। ठीक है, तो ये पुराना टैक्स रिजीम है, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। ये नया टैक्स रिजीम है, ये भी दे रखा है, ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, इसलिए एडिशनल नोट्स मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, तो इसके लिए आप पीडीएफ ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने वापस यहाँ पे समझाया भी है फुल कैलकुलेशन। ठीक है, तो 62,400। एक और बात देखिए, अगर इसकी इनकम 7 लाख रुपए तक होती तो इसको एक रिबेट मिल जाती 25,000 रुपये तक की, लेकिन इसकी इनकम 7 लाख को एक्सीड कर गई तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, 62,400 टैक्स बनेगा। When share of each co-owner in a house property is not definite, कहता है अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है उसमें जो सह स्वामी होते हैं, सह स्वामी को ओनर जो होते हैं, उनका अगर हिस्सा निश्चित नहीं हो तो फिर इसे इनकम का क्या होगा। वैसे तो जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, 50% मान लीजिए मेरे नाम में है और 50% मेरे दोस्त के नाम में है, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाएगी। ठीक है, दोनों की 50-50% जाएगी। तो अगर शेयरिंग डिसाइडेड है तो बहुत अच्छा रहता है, होना भी चाहिए। लेकिन आप एक प्रॉपर्टी में को ओनर तो हो लेकिन आपके हिस्से डिसाइड नहीं है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी की इनकम एओपी की मानी जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टी की इनकम को एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशन की इनकम माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं। द डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल ओनर, नीदर ए और बी, बोथ ए और बी। देखिए, डेप्रिसिएशन किसको मिलता है, जो व्यापार करता है, संपत्ति का स्वामी है और वस्तु का या असेट्स का व्यापार में प्रयोग करता है। ये तीनों बातें एक साथ होनी चाहिए। वो व्यक्ति के पास व्यवसाय हो, व्यवसाय में संपत्ति का प्रयोग हो और वो संपत्ति व्यवसाय के नाम में हो, तो रजिस्टर्ड ओनर को तो डेप्रिसिएशन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई बेनिफिशियल ओनर है
तो उसे भी फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक ए ने पूरे 25 लाख रुपए दे के खरीदा और ट्रक की रजिस्ट्री इसके नाम हो गई, ठीक है, तो इसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर ए ने ये ट्रक हायर परचेज सिस्टम पे या इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे खरीदा, या खास करके हायर परचेज सिस्टम में खरीदा, तो इसमें क्या करेगा, ये किस्तें दे रहा होगा। जब तक ये आखिरी किस्त नहीं दे देगा तब तक रजिस्ट्री इसके नाम में नहीं होगी, तो भी ये डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये बेनिफिशियरी ओनर है। तो रजिस्टर्ड ओनर भी क्लेम कर सकता है और जो बेनिफिशियल ओनर है वो भी। तो इसका आंसर डी रहेगा, ये दोनों के दोनों डेप्रिसिएशन का लाभ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर आपको याद होना चाहिए, इंटेंजिबल एसेट्स पे 25% डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। लेकिन इसमें मैं चौंकाने वाली बात बता दूं, 25% तो सही है। आप देखिए कौन कौन से एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स में हैं। कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, टेक्निकल नो हाउ, इन पे किया गया कैपिटल खर्चा, यानी इन पे किए गए खर्चे पे आपको 25% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। जबकि जब हम अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला इंटेंजिबल एसेट जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है गुडविल। लेकिन मैं बता दूं कि गुडविल को अब डेप्रिसिएशन के पर्पस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ख्याति पे अब डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। ये असेसमेंट ईयर 2021-22 से ये रूल आ गया है कि गुडविल पे अब अगर आप खर्चा करते भी हो, राशि स्पेंड करते भी हो, तो इस पर आपको 25% इंटेंजिबल एसेट्स के डेप्रिसिएशन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, P Limited has unabsorbed depreciation of rupees 4 lakh rupee for previous year 22-23। प्रीवियस ईयर 22-23 में एक कंपनी थी, P Limited थी, उनके प्रॉफिट कम थे तो वो अपना डेप्रिसिएशन तक नहीं लगा पाए, तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। तो हमें पता है कि अगर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिजनेस लॉस को तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 8 साल की लिमिट है, लेकिन इसकी ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप इसे इनडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरी खास बात, बिजनेस लॉस को आप आगे चल के बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन आप इसको किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। तो आप याद रखिएगा, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप इनडेफिनेट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाद में आप इसे किसी भी इनकम में से सेट ऑफ कर सकते हैं सिवाय सैलरी के। तो एक्सेप्ट सैलरी, इसे आप छोड़ दीजिए, सैलरी के अलावा आप चाहे जिससे चाहें सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे आप नियम पढ़ेंगे। इसमें 8 साल का लिमिट डाल रखा है, इसमें इंडेफिनिट पीरियड लिखा है लेकिन बिजनेस लिखा है, इसमें इंडेफिनिट पीरियड लिखा है लेकिन आय का कोई सा भी इनकम है। तो सबसे ज़्यादा सही ये वाला है कि इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इंडेफिनेटली एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी। तो डी इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। Where an assessee is carrying on a specified business referred to in section 35 AD, he shall be allowed deduction। अगर आपका जो एसएससी है, निर्धारित ही है, वो धारा 35 AD में बताया हुआ एक निर्दिष्ट व्यवसाय चला रहा हो तो उसे कटौती की अनुमति दी जाएगी। राजस्व व्यय के लिए ए में, बी में लिखा है रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के लिए, तीसरे में लिखा है गुडविल, भूमि और वित्तीय साधनों के अलावा पूंजीगत व्यय, और चौथे में लिखा है भूमि, भवन, ख्याति, वित्तीय प्रलेख के अलावा राजस्व पूंजीगत व्यय दोनों के लिए। तो इसका आंसर डी सही है। मैं आपको बता दूं, कुछ खास तरह के बिजनेस होते हैं, समथिंग 11-12 बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको स्पेसिफाइड बिजनेस कहा गया है। जैसे उसके अंदर है आपका कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउस फैसिलिटी, 100 बिस्तर वाला अस्पताल, 2 स्टार होटल, शुगर का वेयर हाउसिंग, आईसीडी, बी कीपिंग, ऐसे मतलब 11-12 खास तरह के बिजनेस हैं। उन बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे तो भी हम आपको कटौती देंगे, यहाँ तक कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो हम उसकी भी कटौती देंगे। जनरली बिजनेस के अंदर केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस हैं इनको खास वरदान दिया गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउड होंगे। लेकिन जब ये कहा गया तो ये बता दिया गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे लैंड, बिल्डिंग, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी शेयर वगैरह, इन पे अगर आप राशि स्पेंड करोगे तो उनकी कटौती नहीं मिलेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये 4 आइटमें छोड़ दो, इन 4 आइटमों के अलावा बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पूरी 100% डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 35 AD के तहत।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। ठीक है, ये आपका कैपिटल गेन वाला चैप्टर है। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ। सपोज़ कीजिए 2010 में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और 2014 में आपने उसके ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट करवाया, यानी जैसे पहले आपने एक मकान खरीदा और बाद में आपने 2 कमरे बनवाए। तो जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो इस 2010 में लगी हुई कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे और 2014 में जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे खर्चा हुआ उसको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले COI कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया है तो इसे कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि इसका रीज़न भी है। 1 अप्रैल 2001 की हम क्या करते हैं, सीधा फेयर मार्केट वैल्यू को ही ले लेते हैं। ऑप्शन होता है एसएससी के पास कि वो चाहे तो अपनी एक्चुअल कॉस्ट ले ले, वो चाहे तो फेयर मार्केट वैल्यू को ले ले। लेकिन 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे खर्चा हुआ भी है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाता है, तो उसे हमेशा इग्नोर किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन इंडेक्सेशन शैल बी डन टिल द। देखिए आप ये समझिए कि आपके पास एक प्रॉपर्टी थी जो 2010 में आपने परचेज़ की, ठीक है। 2018 में गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया। मान लीजिए कि आपकी ज़मीन थी और गवर्नमेंट को उधर फ्लाईओवर बनाना था, तो गवर्नमेंट ने आपकी ज़मीन कंपलसरी अक्वायर कर ली, ठीक है। और 2023-24 में आपको मुआवजा मिला, तो टैक्सेबिलिटी आपकी तब जनरेट होती है जब आपको मुआवजा मिलता है, चाहे पूरा या आंशिक। आपको जब भी मुआवजा मिलेगा टैक्सेबिलिटी आपकी उस वर्ष में अराइज होगी। लेकिन जब हम कैपिटल गेन निकालेंगे तो कैपिटल गेन निकालते समय एक तो आपको कॉस्ट रखनी होती है, तो कॉस्ट रख लेंगे। ऊपर इनटू में आपको रखना होता है CII ऑफ ट्रांसफ़र ईयर, जिस वर्ष ट्रांसफ़र हुआ उस वर्ष का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रखना होता है, और अपॉन में आपको रखना होता है CII ऑफ परचेज ईयर। तो जैसे इस मामले में परचेज ईयर तो हो गया 2010 का इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन ये है समझने वाला कि ट्रांसफ़र ईयर किसका माना जाएगा। हमारी ज़मीन को टेक ओवर किया गया 18-19 में और हमें जो मुआवजा दिया गया वो दिया गया 23-24 में, तो ट्रांसफ़र ईयर 23-24 को मानेंगे या 18-19 को। तो बहुत सहज इसका आंसर है कि आपकी चीज़ पराई हो गई थी 18-19 में ही, तो ट्रांसफ़र ईयर में आपको वो ईयर लेना है जिस ईयर आपकी असेट्स का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ। तो पूरी बात मैं नियम से बोलता हूँ वापस, क्या कि अगर किसी असेसी की कैपिटल असेट्स का कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो उस असेट्स का ट्रांसफ़र ईयर, उस असेट्स का जो ट्रांसफ़र ईयर है वो ईयर ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। हालांकि टैक्सेबिलिटी उस ईयर में अराइज होगी जिस ईयर में आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन इंडेक्सेशन के पर्पस से ट्रांसफ़र ईयर कौन सा होगा, वो प्रीवियस ईयर जिसमें आपका अनिवार्य अधिग्रहण हुआ है। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद बस 2 क्वेश्चन और है। ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट 1.5 लाख रुपया, न्यू प्लांट परचेज 1 लाख रुपया, वन ऑफ द ओल्ड प्लांट वाज सोल्ड फॉर ₹2,60,000। वॉट विल बी द रिजल्ट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अपन एक वैसे ही बात कर लेते हैं। ये WDV वाला क्वेश्चन है। 1.5 लाख रुपए, जब ये प्लांट की बात चल रही है, प्लांट पे जनरली 15% का डेप्रिसिएशन होता है। ये आपकी आ गई ओपनिंग WDV फर्स्ट डे पे। इसके बाद जो भी असेट्स आप परचेज करते हो उसे जोड़ते हैं इस ब्लॉक के अंदर, और ये 2.5 लाख रुपया हो गया। और फिर आपने बेचा, तो मैंने आपको बताया था कि MCQ को सॉल्व कराते थे मैं, बेचने पे आपको विक्रय मूल्य लिखना होता है। तो आपने 2,60,000 में बेचा, तो इससे आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया नेगेटिव। तो इस नतीजे को क्या कहेंगे, इस नतीजे को कहेंगे STCG। इसे नेगेटिव ब्लॉक की जगह इसे कहा जाएगा 10,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। हम एक तरह से इसको यूँ बोलेंगे कि 2.5 लाख के ब्लॉक को हमने 2,60,000 में बेच दिया। अब हम उससे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ब्लॉक थोड़ा ना बेचा है, हमने तो वन ऑफ द ओल्ड प्लांट, हमने तो पुराने प्लांटों में से एक प्लांट को बेचा है। मैं ये बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपका जब ब्लॉक नेगेटिव हो जाता है तो इस रिजल्ट को आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहना है। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे होते तो मैं आपको कहता, देखो जिस चीज़ को बेचा है उस चीज़ की WDV 120 है और 120 की चीज़ को आपने 260 में बेचा है, तो आपको 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर आप अकाउंट्स की दुनिया भाषा में सोचेंगे तो वाकई में आपको 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की बात करेंगे, ब्लॉक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो ब्लॉक कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी अभी आपको 10,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है।
और एक और बात बता दूं, हो सकता है कि प्लांट आपके पास 5 साल से हो, 10 साल से हो, तो फिर आपको याद आएगा सर 36 महीने से ज़्यादा हो गए तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो मैं आपको फिर बता दूं, जो डेप्रिसिएबल एसेट्स होती है, डेप्रिसिएबल एसेट्स को निपटाओगे, डिस्पोज करोगे, तो हमेशा और हमेशा रिजल्ट के तौर पे या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। लॉन्ग टर्म का नतीजा इसमें आता ही नहीं है, हमेशा शॉर्ट टर्म नतीजा ही आएगा। कैलकुलेशन के हिसाब से बी इसका आंसर है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गलती से इसमें ए प्रिंट हो गया है, बी इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ तो सही है, 10,000 का STCG। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बात कर रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। अन्य स्रोत से आय शीर्षक में कवर होने वाली किस आधार पर कर योग्य है? ड्यू बेसिस के रिसिप्ट बेसिस, या ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी, और नन ऑफ द अबव। वेल, पीजीबीपी वाला हेड और अदर सोर्स वाला हेड, इसमें आपके पास मतलब एसएससी के पास ये चॉइस है कि चाहे तो वो रिसिप्ट बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकता है, और वो चाहे तो अक्रूवल बेसिस पे या ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकता है। उसे कोई सा भी मेथड अपनाना होगा, अपना सकता है, लेकिन उसे रेगुलर वही मेथड अपनाना होगा। पहली बात तो वो हाइब्रिड मोड नहीं अपना सकता। हाइब्रिड मोड क्या होता है कि सर मैं इनकम को तो कंसीडर करूँगा रिसिप्ट के आधार पे, और खर्चों को मैं कंसीडर करूँगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट के आधार पे। ऐसा मिक्स नहीं कर सकता। या तो सारी चीज़ें रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड की जाएंगी, या सारी यानी कैश बेसिस बोलते हैं उसको ना, सारी की सारी चीज़ें कैश बेसिस पे चलेंगी, या फिर सारी की सारी चीज़ें अक्रूवल बेसिस पे चलेंगी। जो भी मेथड आपको लेना है ले सकते हो, फिर आपको रेगुलर वही मेथड फॉलो करना होगा। इसलिए इसका आंसर सी सही है। और ये चॉइस आपको 2 चैप्टर्स में या कहें 2 हेड्स में मिलती है। एक पीजीबीपी की इनकम निकालते समय एसएससी को ये चॉइस मिलती है, और एक अदर सोर्स के अंदर आपको ये चॉइस मिलती है कि आपको रेगुलर एक ही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। थैंक यू।